नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको हम शॉर्ट में RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसकी चर्चा करते हैं हम। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले इसका विषय वस्तु जान लेते हैं। इससे पहले हमने सर्व शिक्षा अभियान पर चर्चा की थी। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है और संविधान में एक धारा 45 जिसको अनुच्छेद 45 भी कहते हैं, आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45 राज्यों को एक निर्देश दे रहा होता है। वहीं से इसकी नींव पड़ती है शिक्षा का अधिकार अधिनियम की। अनुच्छेद 45 में कहा जाता है कि राज्य अपने यहाँ रहने वाले सभी 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करेगा। कितने? 10 वर्ष के अंदर। राज्य 10 वर्ष के अंदर अपने यहाँ रहने वाले सभी 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करे। ये राज्यों को निर्देश दिया गया था। राज्यों को निर्देश क्यों दिया गया था? क्योंकि हम अगर थोड़ा और आगे जाएं तो हमारा 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। इसके पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची का विषय थी। हमारे यहाँ 3 सूचियां होती हैं, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची और दूसरी केंद्र सूची। केंद्र सूची में जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाता है, उसका पालन करता है, उस पर राज्य का कोई जोर नहीं होता है। राज्य सूची का विषय जिसमें राज्य कानून बनाता है, उस पर केंद्र का कोई जोर नहीं होता है। और समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों की सहमति से कोई भी कानून बनता है, उसका पालन करते हैं और दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वह समवर्ती सूची का विषय था। लेकिन शिक्षा 1976 से पहले तक राज्य सूची का विषय था। शिक्षा की सारी व्यवस्था करना राज्यों की जिम्मेदारी थी, ना कि केंद्र उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। तो जब संविधान लागू हुआ तो उस समय ये राज्य सूची का विषय था। इसलिए हमारा संविधान राज्यों को निर्देश दे रहा था कि 10 वर्ष के अंदर ये आर्टिकल 45 में, अनुच्छेद 45 में निर्देश दे रहा था कि 10 वर्ष के अंदर राज्य व्यवस्था करेगा ऐसे बच्चों की जो 14 वर्ष तक की उम्र के हैं और उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया जाए, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिल सके। यहीं से प्राथमिक शिक्षा में निःशुल्क यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की शुरुआत की चर्चा शुरू होती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा देश, हमारा संविधान लागू होने के बाद हमारी जो भी गतिविधियां चलती हैं, हमारे यहाँ एक पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की जाती हैं और उस पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत 5 वर्ष हमारा एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि अगले 5 वर्ष में हमें किस क्षेत्र में क्या करना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी जो थी वो 51 से 56 के बीच में थी। तो उस 51 से 56 के बीच में शुरू हुई पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ शिक्षा में विकास शुरू हुआ। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का गठन किया गया। 53 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई जिसने माध्यमिक शिक्षा के बारे में ही सुझाव दिया था। इसके बाद हम फिर थोड़ा और नीचे आए तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसके अध्यक्ष उस समय के जो चेयरमैन होते हैं यूजीसी के, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है, इसलिए उसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। कोठारी कमीशन ने पहली बार 1964 में जिसका गठन हुआ और 66 में इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि शैक्षिक अवसरों की समानता होनी चाहिए। शैक्षिक अवसरों की समानता नहीं है। यहाँ समाज के जो कुलीन वर्ग के लोग हैं वहाँ शिक्षा का स्तर कुछ दूसरा है, और जो समाज में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अल्पसंख्यक है, पिछड़े हैं या कबीलों में रहने वाले हैं, उनकी शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। इसलिए समान शैक्षिक अवसरों की समानता की इसने चर्चा की। यहाँ शुरुआत हुई। इसके बाद हमारी कोठारी आयोग के सुझाव पर ही हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी घोषित हुई 1968 में, 1968 में हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारे यहाँ शिक्षा की संरचना देश में 10+2+3, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में ही शिक्षा की संरचना जो पहली शिक्षा होगी हाई स्कूल तक वो 10 वर्ष की, 2 साल की इंटरमीडिएट और 3 साल का स्नातक ग्रेजुएशन 3 वर्ष का। इसकी शुरुआत हमारी जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1968 में इसकी घोषणा
इस संरचना की घोषणा उसी में की गई। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे बड़े एग्जाम में भी कि 10+2+3 जो अभी तक यानी 2020 की जो शिक्षा नीति आई है, इससे पहले तक इसी संरचना से हमारी शिक्षा व्यवस्था संचालित हो रही थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने घोषणा की थी। संयोगवश एक इसके बाद 1979 में एक शिक्षा नीति आई, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हुई। फिर बात करते हैं इसके बाद 1986 में हमारी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की गई। तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 की संरचना पूरे देश में जोर देकर कठोरता के साथ लागू कर दिया गया। राज्यों की मनमानी यहाँ पर खत्म कर दी जाती है। तो इस तरह से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद ही निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाता है, जिसको निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को NFE कहा जाता है। 1987 में इसकी शुरुआत होती है। NFE मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन, 1987। ये निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था ऐसे बच्चों के लिए जिन बच्चों ने औपचारिक शिक्षा किसी कारणवश नहीं ली हुई थी। उनके लिए ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष से ज्यादा उम्र के थे और जिन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, उनके लिए ये निरौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत, निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, प्राथमिक लेवल पर ही थी। फिर 1987-88 में एक और कार्य होता है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, आप लोगों को पता होगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की जाती है 1987-88 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही था। 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था? प्राथमिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं उनमें न्यूनतम संसाधनों की उपलब्धि सुनिश्चित करना। कम से कम प्रत्येक विद्यालय में 2 कमरे हो, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था हो, इसके साथ साथ हवा की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, एक बोर्ड हो, डस्टर हो, चाक हो, तो जो भी एक विद्यालय के संसाधन हो कम से कम विद्यालय में रहे, इसमें इसकी व्यवस्था की गई। फिर एक और कार्यक्रम की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 वो डेट थी जिसमें एक कार्यक्रम अफवाह और अवरोधन को रोकने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था, MDM, जिसको मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना के नाम से हम जानते हैं। मिड डे मील की शुरुआत हुई, बच्चों को विद्यालय में रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई। लेकिन फिर भी हम अपने लक्ष्य से कहीं दूर थे, बहुत ज्यादा दूर थे, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके थे। लक्ष्य हमारा था 100% प्राथमिक विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना और जो 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं सभी को विद्यालय तक लाना, लेकिन उस लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर सके थे। इसीलिए नवंबर 2000 में एक और बड़ा कार्य हुआ और वो था सर्व शिक्षा अभियान की घोषणा। सभी पढ़े सभी बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान की घोषणा की गई और 1 जनवरी 2001 से इसको लागू कर दिया गया। नवंबर 2000 में इसकी संसद द्वारा घोषणा की गई और 1 जनवरी 2001 में इसको देश में लागू कर दिया गया। फिर भी हम लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। हमारा लक्ष्य क्या था? 10 वर्ष के अंदर, यानी संविधान लागू होने के 10 वर्ष 1960 तक हमको 100% साक्षरता, प्राथमिक साक्षरता ले लेनी चाहिए थी, लेकिन हम 2000 तक नहीं प्राप्त कर सके तो हमको सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित करना पड़ा। फिर भी हम लक्ष्य से कहीं बाहर हैं। तो 2009 में संसद में एक अधिनियम के द्वारा RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद में इसको पारित किया गया। इसका पूरा नाम था बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। पूरा नाम था बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसको शॉर्ट में क्या कहा गया? RTE,
राइट टू एजुकेशन। 2009 में इसको संसद में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसको कानून बनाकर और देश में लागू कर दिया गया। अब इसकी नींव कैसे पड़ती है? हमने पहले भी आपको बताया है कि अनुच्छेद 45 क्या है? राज्यों को निर्देश देता है संविधान की सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करे। ये बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हुआ क्योंकि इस समय शिक्षा राज्य सूची का विषय था, तो राज्य के पास इतने संसाधन नहीं थे कि पूरे राज्य के अंदर वो शिक्षा की व्यवस्था कर सके। फिर इसके बाद अनुच्छेद 21 का 2002 में हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन होता है। 86वां संविधान संशोधन 2002, उसमें अनुच्छेद 21 का जोड़ा जाता है और शिक्षा को एक कानूनी अधिकार, शिक्षा को एक अधिकार घोषित कर दिया जाता है। कहां पर? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक, तो अब यहाँ ये बात कई बड़े एग्जाम में पूछा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान कहाँ हुआ? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किसमें है? 45 में या 21 का? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो दिया गया, कानूनी अधिकार, वो 21 का में दिया गया। यहाँ तो राज्य को कहा गया था, यहाँ अधिकार नहीं था 45 में, यहाँ संविधान ने निर्देश दिया था, लेकिन अधिकार कहाँ मिला? 21 का में इसको अधिकार दे दिया गया। ठीक, और यहीं पर 86वें संविधान संशोधन 2002 में हमारे मूल कर्तव्य कहाँ है? अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में हमारे मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है और इस संविधान संशोधन के पहले हमारे पास 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन अनुच्छेद 51 जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 51 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और 11वें मूल कर्तव्य में कहा गया कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावक की यह जिम्मेदारी है कि अपने यहाँ रहने वाले अपने सभी बाल्य जो जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है उनको प्राथमिक विद्यालय में भेजें, उनका प्राथमिक विद्यालय जाना सुनिश्चित करें, उनके लिए अवसर प्रदान करें, कम से कम वो प्राथमिक शिक्षा जरूर लें। ये उपबंध किया गया है। तो यहीं से हमारा शुरू होता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इसको संसद द्वारा मंजूरी दी गई और 1 अप्रैल 2010 से देश में लागू कर दिया गया। तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, चाहो तो आप लोग नोट भी कर सकते हो। पहला था कि नंबर 1, प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे प्रमुख तत्व, इसके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख तत्व नंबर 1, 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चों के 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे को आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, बहुत सारे तत्व हैं लेकिन हम केवल महत्वपूर्ण की चर्चा कर रहे हैं। नंबर 2, बच्चों को दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा। बच्चों को दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा। पहले क्या होता था, बहुत इस आरटी के लागू होने से पहले क्या होता था, जिस बच्चे ने कक्षा 1, 2, 3 की शिक्षा जहां प्राप्त की है
वहीं पर कक्षा 5 तक शिक्षा प्राप्त करेगा, अन्यथा उसको दूसरे विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और प्रवेश दिया जाएगा तो फिर कक्षा 1 से दिया जाएगा। ठीक, लेकिन ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद अगर किसी उदाहरण के लिए आप अपने जिले में कक्षा 3 में पढ़ते हो, तो अगले जिले में जब जाओगे तो कक्षा 3 में या कक्षा 4 में एडमिशन हो जाएगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता है कि नहीं आप जहां कक्षा 3 किए हो, 4 किए हो वहीं, या जहां कक्षा 9 किए हो वहीं जाकर कक्षा 10 करो, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। एक स्थानांतरण के लिए सुविधा हो गई कि बच्चा कहीं भी जाकर अगले कक्षा में प्रवेश ले सकता है। नंबर 3, राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों को विद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को विद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा। राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, और स्थानीय प्राधिकार जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ये सब क्या है, जिला पंचायत, ये सब स्थानीय प्राधिकार हैं, तो ये विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। इनका कर्तव्य भी है और इनका ये अधिकार भी है। नंबर 4, वित्त का उत्तरदायित्व केंद्र और राज्य दोनों का होगा। वित्त का उत्तरदायित्व केंद्र और राज्य दोनों का होगा। जो फाइनेंस मैनेजमेंट होगा वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा व्यवस्था की जाएगी। जैसे सर्व शिक्षा अभियान में शुरुआत हुआ सर्व शिक्षा अभियान का 2000 में, तो 85 और 15 का था, मतलब 85% जो खर्चा आएगा वो केंद्र सरकार उठाएगा और 15% राज्य का। फिर उसके बाद वाली पंचवर्षीय योजना में नौवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था सर्व शिक्षा अभियान। 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, उसके बाद वाले में 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये 75 और 25 का हो गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये 50 और 50 का हो गया। ठीक, इस तरह से जिम्मेदारी दोनों सरकारें उठा रही थी। ठीक, तो ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी है, जो खर्चा इसमें आएगा उसकी व्यवस्था करेगा वो। फिर नंबर 5, राज्य सरकार विद्यालय भवन, शिक्षक, शिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। नंबर 6, प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विद्यालय में भर्ती करेगा। विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती करेगा। नंबर 7, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों के लिए 25% स्थान आरक्षित करने होंगे। 25% स्थान आरक्षित करने होंगे। ये सरकारी ही नहीं, आज आपके जिले में जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल भी चल रहे हैं, भले ही वो ना करते हो, प्रैक्टिकली ना करते हो, लेकिन 25% कक्षा 1 में 25% सीटें ऐसे लोगों के लिए उनको रखनी है इस आरटीई के तहत, जो निर्बल हैं, जो कमजोर हैं, उनके लिए 25% सुरक्षित सीटें रखनी पड़ती हैं। ठीक, तो ये था। नंबर 8, कोई भी विद्यालय ना तो दान या चंदा लेगा और ना किसी भी प्रकार के चयन प्रणाली को अपना सकेगा।
जैसे जो सीटें हैं 25%, इनके लिए किसी भी प्रकार का जो आज बहुत एक चर्चित नाम चल रहा है डोनेशन लेकर नाम लिखा लो, तो ये डोनेशन जैसी कोई व्यवस्था वो नहीं करेगा और ना कोई एग्जाम लेगा, टेस्ट लेगा कि हम 25% उन्हीं को करेंगे जो हमारे टेस्ट में या इसमें पास हो जाएंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो। किसी भी प्रकार से कुल मिलाकर कह सकते हो बच्चे को आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। नंबर 9, जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत सारे विद्यालय क्या नौटंकी करते हैं कि जब बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, जन्म प्रमाण पत्र लाओ, तब तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपको इसका ज्ञान है तो आप तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, उन पर तुरंत मुकदमा लिख जाएगा अगर वो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं और उसके बिना प्रवेश लेने से मना कर देते हैं। तो ये कोई अधिकार नहीं, इसमें छूट दी गई कि बिना जन्म प्रमाण पत्र के भी बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। नंबर 10, किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाएगा। किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा, ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। अब इसमें ये चीज कह दी गई कि अब किसी बच्चे को, ये 2010 से लागू हो गया, 2010 से कक्षा 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता है। ये प्रावधान किया गया है कि 2010 से किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा कक्षा 8 तक, और ना कोई एग्जाम लिया जाएगा, बाय टेस्ट कह सकते हो, लेकिन बाय कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा और ना किसी बच्चे को एक कक्षा में रोका जाएगा। यानी एक कक्षा में रोक देना मतलब अवरोधन। अपव्यय और अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं, ना अपव्यय होगा और ना अवरोधन किया जाएगा। नंबर 11, किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक यातना नहीं दी जाएगी, ये जान लो। यहां तक इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर किसी बच्चे को शिक्षक जात सूचक या ऐसी कोई बात कह देता है जिससे उसको मानसिक तनाव होता है, मानसिक कष्ट होता है, या स्कूल में डंडा दिखा देता है, छड़ी दिखा देता है, मारने की तो बात छोड़ दो, तब तुरंत टीचर पर कार्रवाई कर दी जाएगी, उसको जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। तो ना शारीरिक रूप से और ना मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई यातना नहीं दिया जा सकता है। हमारे यहाँ पहले क्या था, प्राथमिक शिक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए डंडा ही सबसे बड़ा यंत्र होता था, जिससे हम अनुशासन की व्यवस्था हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में कायम किया जाता था। लेकिन RTE के बाद, राइट टू एजुकेशन के बाद, दंड का प्रावधान एकदम से, चाहे फिजिकली हो या मेंटली हो, सारे प्रकार से डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए सारे प्रावधान खत्म कर दिए गए। ठीक। नंबर 12, मान्यता प्राप्त किए बिना मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। जैसे अभी क्या है, अगर हमारे यहाँ जो अधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा चुस्त दुरुस्त नहीं है, नहीं तो ये कहीं टीने में विद्यालय चल रहे हैं, कहीं छप्पर में विद्यालय चल रहे हैं, ऐसे विद्यालय का प्रावधान नहीं है। RTE में ये सारी चीजें खत्म कर दी गई। सबसे पहले आप मान्यता लो, प्रमाण पत्र जारी हो जो सारे मानक पूरे करते हो, सभी चीजें पहले से सुनिश्चित है, तभी आप विद्यालय संचालित कर सकते हो। नंबर 13, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत
गठित राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का परीक्षण और देखभाल की समीक्षा करेंगे। चौदहवां पॉइंट है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। और 15वां है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। सोलहवां लिख सकते हो, शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 से अधिक नहीं होगा। शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 से अधिक नहीं होगा। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए थे, ये RTE 2009। तो इसमें जो प्रमुख चीजें हैं ध्यान देने वाली, जो आपके काम की चीजें हैं कि इसका पूरा नाम क्या है, बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शॉर्ट में इसको RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अनुच्छेद 45, जिसमें राज्यों को 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान का निर्देश दिया गया था। अनुच्छेद 21 का 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का में इसको कानूनी और संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 51 जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, और अनुच्छेद 51 में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 जोड़ा गया, जिसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो अभिभावकों और माता पिता के लिए एक सुझाव था, एक कर्तव्य निश्चित किया गया कि अपने बच्चों को भेजें। तो ये महत्वपूर्ण चीजें इसमें थी। ये 2009 में संसद में पारित किया गया और पूरे देश में लागू कब से किया गया, 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में इसको लागू किया गया, RTE। ठीक।